नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बीजेपी ने तय कर लिया है, दो चीजें तय कर ली हैं। एक, स्मृति ईरानी का बचाव नहीं करना है। बचाव इसलिए नहीं करना है कि बीजेपी को एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़नी है। सोनिया गांधी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, संजय राउत के बहाने उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के खिलाफ और हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की भी एक तरह से कोशिश है। तो जब इतने बड़े लोग जांच एजेंसियों के नेट में हैं, तो फिर स्मृति ईरानी की का बचाव करके वो अपने ही पक्ष को क्यों कमजोर करना चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि ईडी ने जब पूछताछ के लिए राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी को बुलाया, तो उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता साफ कहते रहे, प्रवक्ता कहते रहे, भाई जब आप सही है, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप पर आरोप गलत है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आप जान से क्यों डर रहे हैं? आप पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? यही बात हेमंत सोरेन के लिए कही जा रही है। यही बात इस समय संजय राउत के लिए कही जा रही है कि भाई अगर आपने पात्रा चाल में पैसा नहीं खाया, आपकी पत्नी को 83 लाख रुपया नहीं दिया गया, कुल मिलाकर 1000 करोड़ से ज्यादा का 1040 करोड़ से ज्यादा का घपला नहीं हुआ, अगर जिस संस्था को काम दिया गया था पात्रा चाल में घर बनाने का, उसका संजय राउत से, जो उसके भी राउत एक मालिक हैं, से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर संजय राउत डर क्यों रहे हैं? यही बात ममता के लिए कही जा रही है कि पार्थ को आपने पार्टी से निकाल दिया, आपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, इसका मतलब आपको भी पहली नजर में लग रहा है कि ईडी सही कर रही है और कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। आखिर करीब 100 करोड़ की संपत्ति जो चल अचल अगर मिला दी जाए तो और ज्यादा होती है। तो फिर आप क्यों, फिर किस तरह से बचाव कर सकते हैं स्मृति ईरानी का, जब आप कहते रहे कि विपक्ष पर जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, वो जांच एजेंसियां कर रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, तो स्मृति ईरानी में भी कानून को अपना काम करने दो। या फिर कहीं बीजेपी को लगता है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारियां जुटाई गई हैं, जो डॉक्यूमेंट जुटाए गए हैं, वो वाकई में इतने पुख्ता हैं, इतने प्रबल हैं कि बचाव करने का कोई फायदा नहीं है। ये दो बड़े सवाल उठकर सामने आते हैं। लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी होती है, ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, सिर्फ 250 शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। यानी शिवसेना भी कहीं ना कहीं, उद्धव ठाकरे भी बैकफुट पर आगे लगते हैं। इसी तरह पार्थ पर जब कार्रवाई होती है और लगातार छापे पड़ते हैं, लगातार उनकी जो सहयोगी है अर्पिता, वो मुंह खोलती है, 50 करोड़ से ज्यादा रुपया मिलता है, बाकी चीजें मिलती हैं, तो फिर तृणमूल कांग्रेस अपने आप को अलग करती है, ममता बनर्जी पार्टी से निलंबित कर देती है, सभी पदों से हटा देती है, मंत्री पद से बर्खास्त कर देती है। क्यों? क्योंकि पहली नजर में उनको लग रहा है। इसी तरह हेमंत सोरेन का मामला देखें तो वहां पर तो बीजेपी को चांस लग रहा है कि, कुल मिलाकर कहानी यह है कि जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी को लग रहा है कि एक स्मृति ईरानी की अगर कुर्बानी हो भी जाए तो भी कोई बुरा सौदा नहीं है, बशर्ते झारखंड में सरकार बन जाए, बशर्ते ममता दबाव में आ जाए, बशर्ते सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहाने परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद सबको जनता के मानस में और ज्यादा गहरे ढंग से पहुंचा दिया जाए, बशर्ते जो उद्धव ठाकरे की मूल सेना है उस पर कब्जा कर लिया जाए और उस बहाने महानगर पालिका पर कब्जा हो जाए, तो ये मुनाफे का सौदा है। अब बात करें हम, अगर हेमंत सोरेन से शुरू करते हैं, चारों मामले थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं। हेमंत सोरेन 81 की झारखंड की विधानसभा की सदस्यता संख्या है। हेमंत सोरेन की पार्टी के पास 30 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए 42 विधायकों की जरूरत है, और यानी इस हिसाब से बीजेपी को 17 विधायक चाहिए। कांग्रेस के 16 में से 9 टूटने के लिए तैयार हैं, 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए हैं, तो जांच एजेंसियों के दायरे में है। हालांकि आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा पर लग रहा है, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कि उनका बिछाया हुआ ट्रैप है। ट्रैप हो सकता है, वो जानकारी भी हो सकती हो, लेकिन 49 लाख पकड़े गए हैं, ये तो अपनी जगह सच है। और कांग्रेस को अपने घर को बचा कर रखना था। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर वोट दे दिया था, तो उसके बाद तो कांग्रेस को और ज्यादा अपने घर को बचा कर रखना था। तो क्या झारखंड में मुख्यमंत्री ऐसा
एक फार्मूला बन रहा है कि हेमंत सोरेन बने रहेंगे और बीजेपी उनका साथ देगी और कांग्रेस भी साथ आ जाएगी, या कांग्रेस को भी तोड़ लिया जाएगा। क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला बन रहा है? अभी कहना मुश्किल है। ममता बनर्जी की क्या राजनीति अब खत्म हो जाएगी या वो नए सिरे से चमकेगी? बीजेपी ने उन्हें मौका दे दिया है घायल शेरनी को कि वो और ज़्यादा गरजे और विपक्ष की एकता के लिए और ज़्यादा काम करे, क्योंकि वो इसी हफ्ते दिल्ली आ रही हैं और सोनिया गांधी से भी मिलेंगी, अखिलेश यादव से भी मिलेंगी, शरद पवार से, स्टालिन से और केसीआर से भी मिलेंगी और एक सूची भी जारी करेगी कि कैसे कैसे जो लोग जांच एजेंसियों के दायरे में बीजेपी के में नेता आए, जो चले गए बीजेपी में, जो जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसियों के दायरे में थे और अब नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि घायल शेरनी और ज़्यादा हिंसक होती, इससे पहले ही घायल शेरनी के दांत कम से कम बीजेपी ने तोड़ दिए हैं, जांच एजेंसियों ने तोड़ दिए हैं और अभिषेक बनर्जी का तो कम से कम कोलगेट है, करीब 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, ऐसा भी कुछ लोग संकेत दे रहे हैं। लेकिन ममता क्या दब जाएंगी? ऐसा लगता नहीं। ममता की क्या सरकार चली जाएगी? कतई नहीं। ममता के साथ महिलाएं हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, 28% मुसलमान हैं। सबसे बड़ी बात है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़, जो कि गवर्नर अभी तक हैं पश्चिम बंगाल के, उनका साथ इनडायरेक्ट रूप में देकर ममता ने मुसलमानों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। मुसलमानों को लगा कि हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी और ममता के बीच कुछ खेल हो रहा है, कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है और ममता दबाव में आ गई। लेकिन अब जिस ढंग से कार्रवाई हुई है पार्थ के खिलाफ, पार्थ चैटर्जी के खिलाफ, उससे अब ममता फिर कह सकती है मुसलमानों से कि देखिए, अगर मैंने बीजेपी से समझौता किया होता तो फिर ये कार्रवाई ईडी की क्यों हो रही होती? यानी कोई समझौता नहीं हुआ है और ये बात मुसलमानों को पच भी जाएगी, आसानी से हजम भी हो जाएगी। तो बीजेपी का कितनी कोशिश कर ले पश्चिम बंगाल में, ममता को इस समय दबाव में तो आप ला सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ये कहानी तो अपनी जगह सच्ची है। हाँ, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी को पिछली बार 18 मिली थी, अब एक सीट बाबुल सुप्रिय की कम होकर 17 रह गई हैं। अगली बार ममता चाह रही है 42 की कम से कम 40 सीटें तो निकाल ही ले, लेकिन बीजेपी अपनी सीटों को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। और ये जो छापे की कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो बीजेपी के विधायक वापस टीएमसी में जाना चाह रहे थे, वो शायद कुछ इंतजार करेंगे। इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाने की कोशिश कर सकती है। संजय राउत बहुत बोल रहे थे, बहुत बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन जैसे सारी कहानी जो सामने आ रही है कि गोरेगांव में जो पात्रा चाल थी उसको कन्वर्ट करना था, बिल्डर को दिया गया ये काम, महाडा ने ये काम बिल्डर को दिया, तो 672 कुछ फ्लैट बनाने थे, 10 साल हो गए, अभी तक फ्लैट नहीं बने हैं और करीब 130 करोड़ रुपए रिश्तेदारों में संजय राउत के और दूसरे लोगों में पटे। 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में आए, जिससे उन्होंने अलीबाग के इलाके में कुछ ज़मीन खरीदी। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसका क्या जवाब देंगे संजय राउत, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। तो कुल मिलाकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन जांच एजेंसियां अपनी जांच के अंदर जो जो नए फैक्ट ला रही है, जो मीडिया में लीक किया जा रहा है, जिस ढंग से मीडिया और अखबार इसको खबर चला रहे हैं, छाप रहे हैं और दिखा रहे हैं, उससे बीजेपी ये नैरेटिव खत्म करना चाहती है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करना चाहती है कि जांच एजेंसियों का दरअसल दुरुपयोग नहीं हो रहा, दरअसल इन विपक्षी पार्टियों ने खूब भ्रष्टाचार किया है, बहुत पैसा खाया है और चूंकि भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए ये विपक्षी दल बिलबिला रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब इसका विपक्ष के पास तोड़ क्या है? क्या सामूहिक रूप से किस ढंग से वो हमला कर सकते हैं? कैसे स्मृति ईरानी के मामले को और ज्यादा उठा सकते हैं? या कैसे ऐसा नहीं है कि बीजेपी के शासन आते ही केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो सकता है कम हुआ हो या एकीकृत या केंद्रीकृत हो गया हो। तो सूचना का अधिकार भी है विपक्ष के पास, विपक्ष के कुछ दोस्त भी होंगे पार्टी के अंदर कुछ नेता भी ऐसे होंगे जो असंतुष्ट होंगे। तो क्या विपक्ष अपने उन संपर्कों का फायदा उठाकर
skeletons in the cupboard। मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के या उनकी योजनाओं के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के मामले ला सकता है और लाकर उनको चमका सकता है, उस ढंग से सामने उजागर कर सकता है संयुक्त रूप से, ताकि मीडिया को भी मजबूर होकर स्पेस देना पड़े। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।